दोस्तों स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। बाबू आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम बोले थे कि समतल के इक्वेशन को छोड़ दिया जा रहा है ना। पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, फॉर्मूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ा सा आप लोग को 2 लेक्चर में समझाया जा रहा है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझना। कल पिछले लेक्चर में कल जो था बातें हुई थी, उसमें हम लोग रेखा और दिक को ज्याय और दिक अनुपात के बारे में डिस्कशन कर लिए थे कि नहीं बाबू। और हमें विश्वास है कि आप सभी बाबू क्वेश्चन बनाए होंगे, उसमें कि जितना से अधिक क्वेश्चन हो सकता है बनाओ और हर बार फॉर्मूलों को लिखो, क्योंकि 3D या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या बोले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना। तो इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए अब केवल और केवल फॉर्मूलों की जरूरत है। अगर आपके पास फॉर्मूला रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सारे के सारे बना सकते हो। तो इसलिए याद रखना है कि आप लोग को जितना समय क्वेश्चन पे नहीं देना है, उससे ज़्यादा समय आपको फॉर्मूला याद करने, रिवीजन करने या फिर समझने पे देना है। क्लियर है। आज समतल स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब उस समतल का भी समीकरण कई रूप में बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर थोड़ा सा पिछले क्लास को रिवीजन किया जाए तो हम लोग रेखा का समीकरण हो या फिर रेखा का समीकरण बनाने का हम लोग 2 रूप याद किए थे। जब एक रेखा, एक बिंदु हो और एक उसके समांतर सदिश हो, या फिर जब 2 बिंदुएं हो, तो रेखा तो सिंपल से हो गया था। लेकिन बाबू समतल का अर्थ समझना। जैसे एक प्लेन की बात कर सकते हैं। अर्थ ये है कि जैसे ये हाथ है, इसमें पूरा का पूरा ये प्लेन में होना चाहिए। इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों होना चाहिए। ऐसा कोई प्लेन जिसमें एक्स वाई एक्सिस होता है उसे बाबू या फिर ऐसा कोई एक्सिस बोल सकते हैं जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं ना। सिंपल सी बात है कि जैसे दीवाल, ये ब्लैक बोर्ड, ये तो 2D हो गया है ना। वो सारी चीजें जो मोटी मोटी होती हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, उसको 3D बोलते हैं। और ये 2 3D, जैसे मान लो एक यहाँ 3D बन गया, एक यहाँ 3D बन गया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब ये कहे कि बाबू इस प्लेन से इस प्लेन के मध्य मूल बिंदु के बीच की दूरी बताओ। तो ये सारी बातें डिस्कशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन का यूज करते हैं। ठीक है। इस प्लेन से मतलब ये हाथ दोनों हाथों के बीच की दूरी बताना है। ये अलग प्लेन हो गया, ये अलग प्लेन। तो रेखा तो बात दूसरी थी, लेकिन ये पूरा का पूरा एक साथ 3D चलेगा, एक यहाँ 3D एक यहाँ 3D। ठीक है। तो ऐसे 3D में हम लोग काम करेंगे। अब समतल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग समतल में 100% बाबू समतल का समीकरण बनाने की बात करेंगे। ठीक है, कि समतल किस तरीके से बनता है, उसका समीकरण कैसा होता है। सबसे पहली बात, समतल का समीकरण होता कैसा है। ठीक है। जैसे मान लो कि यही वाला एक प्लेन है, ये जो नीचे बनाए हैं, इसी प्लेन को रखते हैं। ठीक है। इस प्लेन के बारे में डिस्कशन करें, हमें इसी प्लेन का इक्वेशन तैयार करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस में एक हमें लाइन खींचनी पड़ेगी जो इन तीनों में हो। ये वाली लाइन है ना, जो इन तीनों में हो। अब इससे हम लोग क्लियर करेंगे कि इसका जो होता है, क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या होगा। ठीक है। ऐसा कोई प्लेन हो जिसमें ये O, ये P और Q, ये ध्यान रखना कि जो खींचे है ना लाइन, ये एक लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा प्लेट है। ठीक है। ऐसा एकदम प्लेट, ऐसा गिरा हुआ है प्लेट जो तीनों पे है। क्लियर है ना, लाइन नहीं है, क्योंकि ये 2D है तो लाइन की तरह दिख रहा है, असल में अंदर तक घुसा हुआ है। फील करना है ऐसा कि पूरा अंदर तक ऐसे ही रखा है, तो ये 3D बन गया। ठीक है। तो इस 3D का बाबू को आपका वो होता है इक्वेशन R इंटू एन। ठीक है। R इंटू डॉट एन के ऊपर कैप रहेगा, इज इक्वल टू D। ठीक है। ये सदिश रूप में बात करते हैं, R इंटू वैक्टर n इज इक्वल टू D, जहां बाबू D क्या है, वो जो प्लेन बना है, ये जो PQ प्लेन बना है, इस PQ का मूल बिंदु से डिस्टेंस है ना, दूरी। ठीक है। PQ का मूल बिंदु से दूरी। R क्या है, उसका रिजल्टेंट। और ध्यान रखना कि R पे हम लोग वेक्टर लगाएंगे और N पे कैप लगाएंगे। N पे क्या लगाएंगे बाबू, कैप लगाएंगे। उसके लिए N पर कैप का अर्थ है कि ये आपको बताएगा इसकी दिशा।
ठीक है, ये प्लेन किस दिशा में बैठा हुआ है। याद करो बाबू, अगर कहीं भी हम लोग a क्रॉस b करते थे तो उसका परिणाम ही आता था मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b साइन थीटा इंटू एन कैप। और इसके बारे में हम लोग डिफाइन किए थे बाबू, एन कैप दिशा है जो इसको डिपेंड करेगा, जो इसको घुमाएगा या फिर टहलाएगा या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि दिशा परिवर्तन करने में काम आएगा। जैसे i क्रॉस j करते हैं तो ये तो सब ये बन जाता है 1, लेकिन यही जो है वो बनाता है इसको k, दिशा इसको बनाता है k। तो वही वाली दिशा यहाँ भी है और किसी भी समतल का समीकरण आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा, r इंटू कैप एन इज इक्वल टू डी। क्लियर है, जहां बाबू कैप एन जो है, r तो छूटो, कैप एन बराबर ये एक तरह से बोले तो एकांक सदिश है ना, और एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। क्लियर है, तो कहीं भी अगर कैप ऑफ एन निकालना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली अगर हम बोले तो ये क्या हो जाता है, सदिश रूप में किसी भी समतल का समीकरण, सिंपल एक इक्वेशन है, हर जगह इसी का यूज करना है। हाँ, अगर इस पे अलग अलग टाइप के कंडीशन लगते हैं जो अभी बताएंगे, तो वो कंडीशन पे कैसे कैसे ये फॉर्मूला चेंज होता है वही चीजें ध्यान देनी है, बस फॉर्मूलों पे ध्यान देना है। अच्छा जरा सोचो, इसमें r और n के बारे में डिस्कशन करें तो r एक तरह से बिंदु है, ठीक है, बिंदु यानी xi प्लस yj प्लस zk, है कि नहीं। एक्स आई आर क्या है, एक बिंदु है जिसे बोल सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। और ये जो एन है या फिर वेक्टर एन, यहां से वेक्टर एन की बात कर रहे हैं, वेक्टर एन या फिर बोल सकते हैं कैप ऑफ एन, दिशा है, दिशा है ना। और दिशा कौन बताता है, डायरेक्शन कोसाइन बताता है कि नहीं बाबू, कोसाइन यानी दिशा। क्लियर है, इसको हम लोग कॉस अल्फा, कॉस गामा, कॉस बीटा या फिर कॉस गामा से लिखते हैं। कॉस अल्फा को ही एल के बराबर लिखा जाता है, कॉस बीटा को ही एम के बराबर लिखा जाता है, कॉस गामा को ही एन के बराबर लिखा जाता है। जैसे ही कैप लगा तो इसका अर्थ है कि दिक् कोज्याओं को ही आई जे के में करके लिखा गया है, एम जे प्लस एन के, है ना। कैप ऑफ एन है, इसका मतलब ये दिक् कोज्याओं को ही आई जे के रूप में लिखा हुआ है। जरा ध्यान दो, अगर इसको और इसको यहां जाके मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब आर का वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को डॉट प्रोडक्ट के साथ एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कर दिया जाए बराबर डी हो, तो देखो डॉट प्रोडक्ट में आई और आई आपस में मल्टीप्लाई करता है और आई और आई मिलके 1 हो जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एल एक्स, है ना, प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो ये ज्यादा आसान फॉर्मूला दिख रहा है। अगर कहीं भी आपको एक बिंदु दी हो, समतल में बिंदु दी हो और उसकी दिक् को ज्या दी हो, तो बस उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले तो डिस्टेंस निकल जाएगा, या फिर डिस्टेंस पे दिया हो तो जो भी निकालना वो समीकरण तैयार हो जाएगा। इसी समीकरण को बाबू हम लोग बोलते हैं कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि अगर आप लोग रेखा या फिर समतल में आते हैं तो वो 2 रूप में टूटता है। एक तो वेक्टर फॉर्म जो उसकी दिशा के रूप में लिखे जाते हैं, किस दिशा में स्थित है। दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का अर्थ होता है कि वह उसके दिशा के रूप में लिखे जाएंगे, वो केवल और केवल एक्स वाई जेड एक्सिस पर लिखे जाएंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और ये होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये हम लोग के लिए क्या हो गया भाई, एक सिंपल समतल का समीकरण है जब किसी समतल पे कोई बाउंडेशन नहीं लगा है, ठीक है। अब देखो बात करेंगे कि समतल पे कैसे कैसे बाउंडेशन लगते हैं, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखना, 4-5 तरीके के बाउंडेशन है। बाउंडेशन का अर्थ आप बाबू समझ रहे हो क्या, जैसे क्वेश्चन में कैसा कैसा क्वेश्चन बना सकता है। जैसे रेखा में बनाया था एक समांतर सदिश और एक बिंदु से, अगर समांतर सदिश और बिंदु दी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं, या फिर जब दोनों के दोनों बिंदुएं ही दे दी हो तब कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताए थे। तो मतलब वही बात इसमें भी कर रहे हैं कि अगर हम लोग समतल की चर्चा कर रहे हैं तो समतल कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं वही चीज चलो भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो अब जो है पहली बात हम लोग कर रहे हैं,
जब आपके पास क्वेश्चन में जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है तो उसमें आपको एक अनुलंब दिखे, अनुलंब तथा एक बिंदु मिले, है ना, एक बिंदु हो तब, ठीक है, बोल सकते हैं समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। बस बाबू फॉर्मूलों पे ध्यान देना है आप सभी को। एक अनुलंब मिले और एक बिंदु, जैसे मान लो यही प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में एक अनुलंब ऐसा मिल गया, ये आपके पास अनुलंब है, कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो कि इसे आर ले लेते हैं, आर या फिर बी ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बी अनुलंब ले लेते हैं, है ना। सेम टू सेम इसी अनुलंब की तरह आपको फिर यहां भी एक रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसा ही जाए। अनुलंब का अर्थ ही होता है कि एकदम बिल्कुल दोनों एक दूसरे के समांतर अनुलंब हो, है ना, एक दूसरे पर ऐसे गिरे हुए, क्लियर है ना। तो अब ये देखो, अगर मान लो कि ये ए है और ये वेक्टर आर है, ठीक है, बिंदु ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कुछ भी नाम ले सकते हो, नाम से क्या लेना देना है। अगर हम ऐसे दो बिंदुओं से होकर चले, ठीक है, जिसमें ये बिंदु ए दिया हो, आपको बिंदु ए दिया हो, है ना, बिंदु ए मिल गया, दूसरी बात कह रहे हैं एक अनुलंब मिल गया, तो ऐसा अनुलंब और ऐसी बिंदु, इन दोनों के साथ हम लोग क्या क्रिया करेंगे, उसके लिए बाबू सदिश रूप आपको बाबू डायरेक्ट याद रखना है ना, समझाएंगे नहीं कि कैसे आता है, क्यों आता है, बस डायरेक्टली याद रखना है आपको कि सदिश रूप में इसका इक्वेशन होता है आपका, इसका इक्वेशन आपका क्या होता है बाबू, r माइनस ए इंटू एन, आर माइनस ए इंटू एन, वो भी वेक्टर में, n किस में रहेगा, वेक्टर में, इक्वल टू 0, r माइनस ए इंटू एन, और n रहेगा आपका वेक्टर में। इससे अगर फॉर्मूला तैयार होगा तो rn माइनस ए एन हो सकता है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं r इंटू एन इज इक्वल टू ए इंटू एन। तो मतलब कि अगर आपको कहीं भी ऐसा इक्वेशन दिखे जिसमें एक अनुलंब दिया हो, एक अनुलंब, इसको b नहीं n ही लेते हैं क्योंकि n फॉर्मूले में लिया गया है, यही वाला n है इसमें, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और n से मल्टीप्लाई, एक बात समझना कि ये आया कहाँ से, मन में चल रहा होगा कि r माइनस ए कहाँ से है, तो वो r माइनस ए आया है आपका त्रिभुज नियम से, ठीक है, त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग ये जो ए बी लाइन है ना, यही ए बी लाइन r माइनस ए करेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना जरूर करेगा, त्रिभुज नियम पढ़े होगे तो 100% याद आ रहा होगा कि ये r माइनस ए ही होगा ए बी। तो हम ये जो काम किए, ये बस हम लोग क्या किए कि ए बी को n से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 0 हो गया है, और ये एक तरीके से समझना तो ये दोनों एक दूसरे की ढाल है ना, क्लियर है। तो ए बी इंटू वैक्टर एन इज इक्वल टू 0, ए बी का मान आ गया r माइनस ए, r माइनस ए इंटू एन इज इक्वल टू 0, या फिर आर एन माइनस ए एन इज इक्वल टू 0, आर एन इज इक्वल टू ए एन। ये हमारा आ गया सदिश रूप, चाहे तो इसको लिखो चाहे तो को लिखो, क्लियर है। अच्छा, हम जैसा कि अभी भी बात की है कि अगर n पर कैप हो, n पर कैप हो तो ये हो जाता है दिक्कोज्या, क्योंकि ये दिशा बताती है, ठीक है, लेकिन वही n पर वेक्टर हो, ध्यान रखना, अगर n पर कैप है तो ये बताता है दिक को जाए, लेकिन अगर n पर वेक्टर हो तो ये बताता है दिक अनुपात, ठीक है, दिक अनुपात। आप सभी को एकदम अच्छे से याद होगा कि बेबी कोज्याओं को हम लोग l, m और n में लिखते हैं, अनुपात को हम लोग a, b और c में लिखते हैं, ठीक है, a, b और c में। तो यहाँ बताओ कि ये जो Rn है, ये जो n है, n a b c के ही रूप में होगा, लेकिन अगर हम लोग समतल पे बना रहे हैं तो r का फॉर्मूला क्या होता है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी का मान हमको निकालना है, ठीक है, और कैप ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी, ai प्लस बी जे प्लस सी के, होगी कि नहीं, ध्यान रखना, इसमें li प्लस एम जे प्लस एन के था, n की ही वैल्यू था, लेकिन n कैप में था, यहाँ n किस में हो गया, वेक्टर में आ गया, इसलिए यहाँ ai प्लस बी जे प्लस सी के हो जाएगा। इधर भी वही काम होगा बाबू, a पॉइंट दिया है, ये a क्या है, ये वाला पॉइंट वो दिया होगा 100% x1 कॉमा y1 कॉमा z1, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक बिंदु दिया हो, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 i
प्लस y1 j प्लस z1 k, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, कहाँ गया, n से। n हो जाएगा आपका ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सभी सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से भी i चला जाएगा, x a y b z c, या x1 a y1 b z1 c, और इधर आके माइनस होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो वो बातें आपकी क्या हो जाएंगी, कार्तीय रूप का हल हो जाएगा। यह फॉर्मूला आपका बनेगा, दोनों में a कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। a कॉमन होगा x माइनस x1, ठीक है, बना सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर लाके घटा लेना, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो i से i मल्टीप्लाई होगा ax बनेगा, यहाँ i से i मल्टीप्लाई होगा a1 x1 a बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर ये इधर लाके घटा लेते हैं तो दोनों में से a कॉमन, x माइनस x1, तो वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, प्लस b इंटू एक्स सॉरी y है ना, y माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस Z1। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म, जो कि आपको यूज करना है जब एक अनुलंब और एक बिंदु दिया हो तो, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया एक सिंपल फॉर्मूला, या फिर अभिलंब बोल सकते हैं, अभिलंब के समतल का समीकरण। यहाँ क्या बना है, अनुलंब और एक बिंदु हो तब समतल का समीकरण, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी बाबू, या तो r इंटू एन कैप एन इज इक्वल टू डी, या फिर r माइनस ए इंटू एन इज इक्वल टू डी, है ना। अगर r माइनस ए कोई a बिंदु दे देता है, इसमें a बिंदु दिया नहीं था, बस अभिलंब दिया था, अभिलंब से काम कर लिए। अगर a बिंदु दे दे तो बस उसको घटा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक अनुलंब और एक बिंदु से दूरी रेखा का समीकरण, क्लियर है। अब देखो इसके बाद एक और रूप आता है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। 3-4 गो है, बहुत ध्यान से देखना, इस सभी का एक एक यूज कर लेंगे तब आसानी समझ में आएगा, है ना। याद रखना है, बस इसको कॉपी पेन में एक बार नोट कर लो, उसके बाद जब ये सारी चीजें बता लेंगे तो फिर एक एक पर एक एक क्वेश्चन देंगे या फिर बनाएंगे तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखो एक और टॉपिक है आपका, समीकरण में ही है। अभी देखो जब तक बनाएंगे समीकरण ही बनाएंगे, केवल फॉर्मूलों से बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख के बस आपको फॉर्मूलों पर ध्यान देना है। 2 बन गए, तीसरा क्या बोले हैं भाई, अंतःखंड रूप में, ठीक है, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड यानी बाबू समतल को ही अगर अंदर से ऐसे काट दिया जाए या फिर अंतःखंड कर दिया जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं बाबू अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। इसको क्या करना है कि डायरेक्टली ऐसे रट जाना है, ठीक है। जैसे मान लो अंतःखंड बना रहे हैं ना, तो वो ऐसा होता है, देखो ऐसे मान लो कि अगर ये बिंदुएं बनाए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो इसको कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं 1 0 0, क्योंकि y एक्सिस में गया नहीं। इस बिंदु को p q r, q को बोलते हैं 0 1 0 और r को बोलते हैं 0 0 1। दिमाग में चल रहा होगा ऐसा क्यों, क्योंकि वो p बिंदु पर ध्यान दो कि सेंटर o से ये केवल x एक्सिस में गया है। अगर 1 कोऑर्डिनेट गया हो, मान लें कि ये जो गया है वो 1 कोऑर्डिनेट गया है, तो 1 0 0, क्योंकि y एक्सिस में गया नहीं, z एक्सिस में गया नहीं, ये ना तो x में गया है ना ही y में गया है, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, तो ये 0 1 0। और r की जब बात करेंगे तो केवल z में है, ना तो x में ना तो y, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 0 0 1। अगर इस तरह की बातें हो, अगर ऐसा अंतःखंड काटे तो हम लोग इसको बाबू सॉल्व कर सकते हैं कैसे। इसका फॉर्मूला आपको रहेगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अंतःखंड रूप में x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, जहां पे बाबू x y z क्या है, देखो यहाँ पे r का मान है और a b c क्या है, वेक्टर n का मान है। बस वेक्टर r अपॉन वेक्टर n कर लेंगे और ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बाबू, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। बातें समझ में आई आप सभी को, x अपॉन a y अपॉन b और z अपॉन c, क्लियर है। ये बातें होती हैं आपकी जब समतल रूप में हो,
ठीक है। इसके बाद 2-3 और हैं जो फॉर्मूले तैयार करते हैं, जैसे कि अगर 3 असंरेखीय बिंदु, ऐसा ही कोई समतल है, इसमें 3 असंरेखीय ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, 3 असंरेखीय बिंदु ले लिए पी क्यू आर। अब इससे एक एक करके इस पे लंब गिरा दिए, है ना। ये बिंदुओं का समीकरण हमको ज्ञात करना है कि इस पी क्यू आर का इक्वेशन क्या होगा। इट मीन्स कि चौथा हमको समीकरण तैयार करना है 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले, ये जो है पी क्यू आर, इसी प्लेन की बात हो रही है, होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जा रहा है समतल का समीकरण। तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको देखो असंरेखीय बिंदु 3 है, जैसे कि अगर इसमें ध्यान दें तो 3 वेक्टर है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो बस जैसा पोर्शन पहले से करते आ रहे हैं, r इंटू एन इज इक्वल टू डी था ना, इसमें 3 असंरेखीय बिंदुएं हैं, तो 3 असंरेखीय बिंदुओं के लिए क्या हो जाएगा, r इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस b क्रॉस सी, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस c क्रॉस a, है ना। ये बातें हो गई किसकी भाई, ये n है ना, n है, r n इज इक्वल टू डी, उसी की चर्चा हो रही है अभी। ये बात, एक बात समझना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी समतल का, स्टैंडर्ड इक्वेशन या तो ऐसे में देगा या फिर इसी का कार्तीय रूप, वो वाला lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी, या तो ये वाला देगा नहीं तो ये वाला। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन देता है तो समझ लो कि वो क्या है, आपका कार्तीय समीकरण। अरे क्या बोले बाबू, समतल का समीकरण, दोनों में से कोई ना कोई, ये सदिश रूप है और ये कार्तीय रूप। आपको बस ये दोनों बहुत ध्यान से याद रखना है, इसी का एप्लीकेशन आगे चल रहा है, बस इसमें भी वही चला, ठीक है, वही चीज है। r इंटू एन इज इक्वल टू डी, दूरी खत्म हो गया है क्योंकि अनुलंब और एक बिंदु दिया हुआ है। यहां भी वही चीज है बाबू, r इंटू एन इज इक्वल टू डी। अब बात करते हैं d की, तो बाबू d इसमें तो दिया ही है दूरी, अगर a b c को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो d नहीं मिल जाएगा, वो भी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इधर करना है क्रॉस प्रोडक्ट, इधर करना है डॉट प्रोडक्ट। कब बाबू, जब 3 असंरेखीय बिंदु हो। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगा 3 असंरेखीय बिंदुओं के बारे में दे दिया जाएगा और उन्हीं के साथ आपको खेल करना है, ठीक है। a क्रॉस बी, b क्रॉस सी, c क्रॉस a। क्रॉस का अर्थ आ गया कि यहाँ पे अब सदिश गुणा है, तो सदिश गुणा के लिए बाबू कार्तीय रूप अगर बनाना चाहें, ये तो सदिश रूप हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सदिश रूप। अगर हम कार्तीय रूप बनाना चाहें तो इसी का कार्तीय रूप हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, क्योंकि ये सदिश गुणा है कि नहीं, क्योंकि ये एक सदिश गुणा है तो सदिश गुणा में सारणिक तो जरूर होता है। जैसे ही सदिश गुणा आया मतलब समझ लो कि आपको सारणिक का यूज करना ही पड़ेगा, डिटरमिनेंट का यूज करना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो इसके लिए देखो ध्यान दो कि हम लोग अगर कार्तीय रूप बनाते हैं इसका, तो उसको सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा इधर वाले का, ठीक है, और इसमें लिखना x माइनस x1, है ना, और इसमें रहेगा y माइनस y1, यहाँ रहेगा z माइनस z1, ठीक है। दूसरे रो में अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2, सॉरी x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा z2 माइनस z1। तीसरे रो की बात किया जाए तो x3 x1 से घटेगा, y3 y1 से घटेगा और z3 z1 से घटेगा। बस अगर आप लोग इतना काम कर लेते हो तो हम लोग किस रूप में पहुंच जाएंगे, कार्तीय रूप में, लेकिन वो भी जब 3 असंरेखीय बिंदुएं दी हुई हो तो ये हो गए समतल के 4 फॉर्मूले,
फिर से एक बार रिवीजन किया जाए। पहला फॉर्मूला जो अभिलंब के लिए फॉर्मूला था, वेक्टर r इंटू कैप ऑफ n डॉट प्रोडक्ट कैप n इज इक्वल टू डी, डी था डिस्टेंस, कैप n मतलब दिक् को ज्याए, r इज इक्वल टू बिंदु, ठीक है। इसी का कार्तीय रूप बनाए तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी, है ना। दूसरी बात की जब अब अनुलंब और एक बिंदु दिया हो, है ना, अनुलंब और एक बिंदु के लिए ये था कार्तीय रूप, और सदिश रूप भी बताए, है ना, r माइनस ए इंटू एन इज इक्वल टू 0, क्लियर है। उसके बाद से यहाँ आ गया अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, ये तो सबसे आसान है, x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और उसके बाद जब तीन असंरेखीय बिंदु हो तो वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन कैप एन क्योंकि तीन रेखाएं हैं तो तीनों के लिए अलग अलग होंगी, ए बी और सी, ए बी और सी, और इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब जाके इसका इधर का गुणा मिलेगा, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको इधर का मल्टीप्लाई मिलेगा, क्लियर है, ए बी सी, ठीक है। और इसी को कार्तीय रूप में लिखे हैं, ये सारणिक रूप में हो गया, है ना। तो ये चार फॉर्मूले आपको बाबू एकदम रट जाना है, कोई भी इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्लियर है, नहीं छोड़ना है इस चार में से, है ना। तो अब ये बातें हो गई हमारी किसकी भी, समतल की। अच्छा, अगर समतल में जैसे कि पहले स्टार्ट किए थे, इसमें ये बात रेखा के लिए भी हो सकता है जो समतल के लिए आप बताने जा रहे हैं। तो ये तो समीकरण की बातें थी कि अगर समीकरण बनाना हो तो कैसे कैसे बना सकते हैं, चार रूप में बना सकते हैं, लेकिन अगर दो समतलों के बीच दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे। जैसे एक आपका अगला टॉपिक आया, दो समतलों के बीच दूरी, जो स्टार्टिंग में ही आपको बोले थे कि मान लो कि यहाँ एक प्लेन बन गया, यहाँ एक प्लेन बन गया, और इसके मूल बिंदु से इसके मूल बिंदु की दूरी डिस्टेंस डी ज्ञात करो, यही वाला डी, है ना, डी ज्ञात करो। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमको सफिशिएंट डाटा कितनी चाहिए, है ना, ये दोनों बातें हम लोग समझेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की, दो समतलों के बीच की दूरी निकालनी है तो इसके लिए कितना डाटा चाहिए हमको, ठीक है। तो देखो, अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं तो बार बार एक ही चीज बाबू आप लोग को सिखा रहे हैं कि जब भी समतल का समीकरण चाहिए, ठीक है, आपको अगर समतल का समीकरण चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला कभी मत भूलना, ठीक है, r इंटू कैप एन, है ना, इज इक्वल टू डी, इस फॉर्मूले को कभी मत भूलना। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी समतल का, बस अगर इतना भी याद रहता है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा अगर माइंड सेट को डेवलप करोगे, है ना, टेक्निकल माइंड लगाओगे तो आसानी से चारों फॉर्मूले इसी से बनते हैं, है ना। अब देखो, अब दूरी की बात करें तो दूरी भी इसी से बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, हमें चाहिए दूरी, ये डिस्टेंस क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है इस समीकरण के बीच की दूरी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक प्लेन ऐसा बनाए थे, अगर यहाँ पर भी एक प्लेन ऐसा बना दिए, ये PQ हो गया, ये RS हो गया, तो हम प्लेनों के बीच की दूरी तो निकालना, जैसे कि इससे इसके बीच की दूरी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये भी तो एक प्लेन ही है कि नहीं, PQ और RS भी एक प्लेन ही है। प्लेन मतलब ऐसा प्लेट एकदम, ये लाइन नहीं है बाबू, कभी भूल के मत सोचना कि ये लाइन है ना, ये पूरा अंदर तक, समझ लो कि अगर बोर्ड गहरा होता तो पूरा अंदर तक घुसा होता, ऐसे लाइन है ना। तो ये PQ है, ये RS है, इस PQ और इस RS के बीच में दूरी निकालना है। तो PQ को क्या किए, मूल बिंदु से ज्वाइन किए, RS को भी मूल बिंदु से ज्वाइन किए, दोनों का अलग अलग समतल बना लिए, ठीक है। या इतना ध्यान रखना है दोनों के बीच की दूरी बराबर समान होनी चाहिए, ये वाली D। तो तभी से जो डिस्कशन कर रहे हैं D का, वो D मूल बिंदु से इस प्लेन के बीच की दूरी होती है ना। और R इसका सदिश रूप R, और इसकी दिशा बताता है कैपिटल। यहीं से हमें दूरी पता चल जाए कि इस समतल से इस समतल के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, या तो इस कह सकते हैं यही डिस्टेंस जो स्टार्टिंग में बताए थे, ये वाला डिस्टेंस लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी। तो इस दूरी को निकालने के लिए आपको बस ये वाला जो D है ना, इस D को घटाना पड़ेगा। इसी में से समीकरण में से अगर हम D घटा लें, मतलब R इंटू कैप एन में से अगर D घटा लें तो ये बन जाता है मेरा लंबवत दूरी। बात समझे, R इंटू कैप ऑफ एन में से D घटा ले तो हमारा हो जाता है लंबवत दूरी। ऐसे लिखना मत, ये तो बस समझाने के लिए था, ऐसे आपको दूरी मिलता नहीं कहीं।
आपको कैसा मिलेगा, ये देखो r को ऐसे ही रहने देगा, पहले लंबवत दूरी निकालने से पहले ये जो कैप n है इसे जो है ये बना देता है कौन सा, वेक्टर n में, मतलब कि दिक् कोज्याओं को ये बना लेता है दिक् अनुपात में। चाहो तो ये भी कर सकते हो, अगर दिक् कोज्या दिया है तब डायरेक्ट इसमें से इसको घटा लो, आपको दूरी निकल जाएगा। लेकिन अगर दिक् अनुपात दिया है तो क्या करेंगे, तो इसको अब ऐसे घटाना पड़ेगा, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं जैसे ये खुला तो इधर d हो गया, d को लाके घटा लो, और दूरी कभी माइनस में होता नहीं है, नहीं होता ना, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड, ऊपर भी और नीचे भी। ये लिख सकते हैं r इंटू एन माइनस डी अपॉन वेक्टर n, ये हो जाता है हमारा दूरी। याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। देखो फॉर्मूला एक ही है, बस उसका यूजेस कई तरीके से, दूरी निकालना है बस d घटा लेंगे। वेक्टर r इंटू एन दोनों वेक्टर में है, ये बिंदु बताएगा, ये अनुपात बताएगा, माइनस डी अपॉन अनुपात का मॉड लगा लो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आप सभी को, ये हो जाता है लंबवत दूरी। अब जितना खेल था बस इसी पर था, ठीक है। एक और बच गया कि जब दो समांतर प्लेट हो, ऐसे समांतर प्लेट ऐसे, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। वैसे तो ये किसी भी प्लेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब समांतर प्लेट हो उस समय क्या होता है उसको धड़ाल समझ लेना, है ना। समांतर प्लेटों के लिए आपको ये चीजें तो जैसे इसमें ये जो अलग अलग है वो सेम हो जाएगा, ठीक है, बस दूरी अलग हो जाएगा। तो उस समांतर प्लेटों के लिए यहीं पे लिख लो, समांतर प्लेन समतलों के लिए, समांतर समतलों के बीच दूरी। ध्यान रखना कि कोई चेंजेस नहीं आने वाला, यही फॉर्मूला हम लोग फिर से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन अब दो दूरियां बना लेंगे, एक d1 और एक d2। इसको एक प्लेन से जोड़ेंगे ऐसा, इसकी ये दूरी हो गई d1, और इसको एक प्लेन से जोड़ेंगे, या फिर दोनों को एक ही प्लेन पर रहने देते हैं ना, समांतर प्लेट है ना, एक ही प्लेन पर रहने देते हैं। अगर एक ही प्लेन पर रखेंगे तो इसकी दूरियां अलग अलग हो जाएंगी, ये d1 और ये d2। बन गया कि नहीं। बस एक ही काम करना है, अगर दूरी निकालना है तो आपको सिंपल सी बात है कि d2 में से d1 घटाओ, और नीचे जैसा नियम है इसको तो चेंज करेंगे नहीं, ऊपर वाला चेंज हो गया लेकिन नीचे वाला नहीं कर सकते, तो ये तो यही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है कि नहीं, बात समझ में। या फिर इसको क्या इसको वेक्टर n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई दूरी हमारी जब दो समतल प्लेट हो। तो ये सब फॉर्मूले आपके जो है समतल के लिए थे, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले क्लियर रखते हैं तो इसके बाद देखो जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं वो फटाफट बनेगा और 100% बनेगा। देखो कैसे बनता है, क्वेश्चन लाते हैं तो सभी को फॉर्मूले याद हो गए। अब वो एक बार और क्या करो, रिवीजन उसको कर लो। सारा फॉर्मूला टोटल कितने बताए, 4 ये समीकरण बनाने का, और कह सकते हैं 2 ये दूरी निकालने का। 4 2 6 फॉर्मूले। समतल के टोटल कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, 6 फॉर्मूले। 4 समीकरण बनाने के लिए और 2 दूरी निकालने के लिए, ठीक है। एक सिंपल दूरी और एक 2 समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, सॉरी प्लेनों के बीच की दूरी। क्लियर है, बातें समझ में। और ये फॉर्मूला तो आप लोग को याद रखना है, r इंटू कैप ऑफ n इज इक्वल टू डी। क्लियर है, चलो भाई अब देखो क्वेश्चन लेते हैं अब कुछ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, लिखा है कि 2 समतलों, समतल दिया है समांतर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 समतलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखोगे जरा उसमें तो एकदम ये इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। बनाया जाए, लिखा है 2 समतल है, मान लेते हैं प्लेन है P1 लेते हैं और P2, 2 प्लेन है मेरे पास। पहला प्लेन दिया हुआ है 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। और दूसरा प्लेन है आपके पास 4x + 6y + 8z इज इक्वल टू 12।
अच्छा, इसके बारे में ये नहीं कहा है, एक चीज ध्यान देना कि दोनों में डिस्टेंस अलग अलग है ना, डी अलग अलग है। इस इक्वेशन को बस रिलेट करो, ध्यान से बस रिलेट करो बाबू, किसी भी क्या बोल सकते हैं, प्लेन का या फिर बोल सकते हैं समतल का, समतल का कार्तीय समीकरण याद है जो स्टार्टिंग बनाए थे, कार्तीय समीकरण, कोजिया वाला नहीं, अनुपात वाला। अगर कोजिया वाला याद है तो वो बता दो, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। लेकिन ये तभी होता है जब दोनों का डी समान हो। दूरी निकालना है, डी पर ध्यान दो, यहाँ d1 है यहाँ d2 है, तो हमें कैसा चाहिए, अनुपात वाला क्वेश्चन चाहिए, है ना, अनुपात चाहिए। तो 100% ये जो 2x 3y 4z है, ये l m और n नहीं है, ये क्या है, a b और c है ना। a b c क्या दिखाता है, अब वो ए बी सी दर्शाता है कि ये इसके दिक अनुपात दिए हुए हैं, और एक्स वाई जेड दिखाता है कि इसके आर दिए हुए हैं, आर। देखो जरा, यहां पर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, है ना। चलो भाई, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसको, इक्वेशन को, या फिर ऐसा करो, a1 a2 बन रहा है ना, थोड़ा सा रिलेट करके देख सकते हो, दोनों एक सेम टू सेम है। थोड़ा सा P2 के बारे में डिस्कशन किया जाए। P2 को कुछ कॉमन है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2 इंटू 6, है ना, कॉमन है, दिख रहा है, 2 से 2 उड़ गया, सेम टू सेम यही तो है। इससे भी पकड़ सकते हैं कि ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, समांतर है। कई तरीके हैं प्लेन समांतर समझने का, या तो ये ले लो, दूरी ले लो कि दूरी भी अलग अलग है, यहां भी दूरी अलग अलग है, सेम तो है नहीं दूरी, लेकिन पूरा का पूरा इक्वेशन सेम आ गया, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z। इट मीन्स कि हमें ये जो इक्वेशन मिला है, ये हमारा व्यापक समीकरण कौन सा है, व्यापक समीकरण है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d1, और ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d2। अतः दोनों समतल समांतर है। क्योंकि ये बहुविकल्पी है तो ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा है। बहुविकल्पी है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली समांतर वाला फॉर्मूला यूज करो, ये रहा d2 माइनस d1 या फिर d1 माइनस d2, कुछ भी करो क्योंकि मॉड लगा है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा दूरी बराबर d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा इससे है, अगर ये आप लोग को याद रहता है तो है, अगर नहीं याद रहता है तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा प्रयास करो, मेहनत करो बाबू, कि एग्जाम आने वाला है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को तो ना ही छोड़ो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। डी निकालना है, d2 माइनस d1 है, d2 मेरे पास 6 है, d1 4 है कि नहीं, d2 6 है, d1 4 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, ए कहाँ गया भाई, रिलेट करो, है ना, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान दो, मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दूरी है, दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होता। यहाँ 2 बटा अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, वैल्यू आपका हो जाएगा अंडर रूट 9 4 13, 13 और 16 कितना हो गया, कोई आंसर मिल रहा है, 29, है ना। मॉड में है, माइनस गायब हो गया, प्लस ही बचेगा, इकाई। तो ये आ गया मेरा डिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बाबू, डी, है ना, 2 बटा 29 इकाई। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। मिल गया अंतःखंड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। कैसे बताएंगे बाबू, अंतःखंड के लिए फॉर्मूला आप लोग के सामने दिए गए थे, है कि नहीं, बस उसी का यूज करना है आपको, ठीक है। हमें अंतःखंड ज्ञात करने हैं, अर्थ है कि ए बी और सी ज्ञात करना है, निकाला जाए उसको।
तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण याद है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0। हमें अंतःखंडों को ज्ञात करना है, मतलब इसी ए बी और सी को निकालना है। बात क्लियर है? इस ए बी और सी को हमें फाइंड करना है। बात समझ में आई बाबू? देखो तो इसको हम लोग, इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें इधर 0 चाहिए, बस रिलेट करते चलना, इसको इस तरीके से बना लेना है बस। हमें इधर राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, है ना। तो 0 करने के लिए दोनों पक्षों में क्या करो, 5 से भाग दे दो, 1 हो जाएगा, 1 को इधर ला घटा लेना, ठीक है। समझ में? अच्छा यहाँ 1 ही होता है, यहाँ 1 ही होता है अंतःखंड रूप में। तो 1 बनाना है तो दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, एकदम इसको इस रूप में बनाना है आपको कैसे भी करके, तभी जाके ए बी सी का मान पता चलेगा। अंतःखंड वही है। यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, ठीक है। ये कट गया, 1 हो गया, राइट हैंड साइड तैयार है। लेफ्ट हैंड साइड अभी भी तैयार नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ x चाहिए, यहाँ y चाहिए, यहाँ z चाहिए, और दूसरी बात, दोनों जगह, तीनों जगह प्लस चाहिए। यहाँ प्लस है, ठीक है, लेकिन 2x है, 2x को कैसे हटाएंगे? अरे यहाँ से चला जाएगा नीचे, है कि नहीं? अगले स्टेप में लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x अपॉन 5/2 समानुपात के नियम से, यहाँ प्लस y अपॉन 5, ठीक है। हमें यहाँ प्लस चाहिए तो इस माइनस को यहाँ भेज दिया जाए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहाँ हो जाएगा z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1। रिलेट कर लो, अंतःखंड के समीकरण से तुलना करने पर, या फिर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तुलना करने पर क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 1, अंतःखंड के समीकरण से तुलना करने पर, या समीकरण 1 से तुलना करने पर। ए बी सी एकदम साफ साफ सभी बच्चों को दिख रहा है, फटाफट बताओ। ए कितना है? ए बराबर 5/2, बी बराबर, देखो ए बराबर 5/2, बी बराबर 5 और सी बराबर -5। यही हो गई हमारी अंतःखंड। क्लियर है? तो देखिए फार्मूला का कितना बढ़िया यूज हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा। आगे देखो, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा है समतल दिस के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण बताइए। प्रतिच्छेदन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, है ना। चलो तो इसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देना कि समतल को देखो किस रूप में लिखा है, जैसा हम पहले से ही बताते आ रहे हैं। दिख रहा है? r इंटू आई प्लस 3j माइनस के, ये r है, ये n है, इज इक्वल टू d है कि नहीं? बात समझ में आ रही? r है, n है, इज इक्वल टू क्या है बाबू? d है। r इंटू आई प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू 5। ये हो गया पहला समतल, या फिर लिख लें P1, ठीक है। अगर आप P2 की बात करते हैं, वो क्या दिया है भाई? r इंटू 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन थे, चुपचाप बैठे थे, इन सब से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आगे देखो थोड़ा सा काम कर दिया कि प्रतिच्छेदन तथा बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब फिगर टाइप अगर इसको समझा जाए, थोड़ा सा फिगर में समझ लेना। जैसे कि ये वाला प्लेन, मान लो कि यहाँ पर पहला प्लेन है, इसमें ऐसा कुछ प्लेन है, ये P1 की बात है, ठीक है। एक दूसरा प्लेन चुपचाप बैठा था ऐसा, लेकिन ये जो है ऐसा बना दिया, दो प्लेन हो गए,
है ना, या फिर बोल रहा है कि प्रतिच्छेदन कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि प्लेन इसी के भीतर कहीं है, इसी के भीतर कहीं प्लेन ऐसे है, ठीक है, जो इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, ऐसा पास पास बना लो, मतलब की बात कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये P2 हो गया। उसके बाद कह रहा है तथा बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन कर रहा है या फिर किसी भी जो बिंदु दिया है 2 1 -2, इसी बिंदु से होकर अगर कोई और समतल ऐसे जा रहा है तो इस P3 का समीकरण हमको चाहिए। क्लियर है ना, बस ये बात ध्यान रखना, हमें P3 का समीकरण चाहिए। एक तीसरा हमें समीकरण बनाना है। ये चुपचाप बैठे थे, इनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन बाबू प्रतिच्छेदित कर दिए और इसके बाद जिस बिंदु प्रतिच्छेदित किए वो साफ साफ लिखा है 2 1 -2, तो उस बिंदु से अगर कोई तीसरा प्लेन गुजारा जाए तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये पूछा है ये, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम सभी क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों प्लेनों को सबसे पहला काम क्या करेंगे बाबू, ऐड कर लेंगे, एक बना लेंगे प्लेन, है ना। इसको अर्थ ये हुआ, ऐड करने का मतलब कि अगर इसको इक्वेशन को और इसको प्लेन को दोनों को एक के ऊपर एक रख दें ऐसा, तो वो ऐड होके एक बड़ा प्लेन बना जाएगा, ठीक है। जैसे ये प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है, एक ही प्लेन बनाना है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उससे तीसरा प्लेन गुजारना है, ठीक है। देखो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, P1 तथा P2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बनाते हैं ना, समतल का समीकरण, ठीक है। ये कैसा होगा, अब ये जो बात की है तीसरे प्लेन की बात कर रहे हैं, इन दोनों को यूज करके तीसरा प्लेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बनेगा हमारा, वो भी कैसा होता है, बाहर तो r रहना चाहिए, ठीक है। जरा ऐड ही कर लेते हैं, r इंटू आई प्लस 3j माइनस के, अच्छा ये 5 बराबर में है ना, इसको इधर लेके चले -5, ये हो गया मेरा पहला समतल। इसी को ऐड कर रहे हैं दूसरे समतल में, लेकिन ध्यान रखना अगर दूसरा समतल आके ऐड हो रहा है तो 100% उस वहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है जिसे लैम्डा कहते हैं, इसलिए लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई रखेंगे। यहाँ हो जाएगा r इंटू 2i माइनस जे प्लस के -3, ये हो गया दूसरा प्लेन, ठीक है, बराबर 0, प्लेन तैयार, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है बाबू, ये जो प्रतिच्छेदन कर रहा है P3 की बात कर रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं ये P3 है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें r दोनों में है ना, बाहर ले लिया जाए r, चलो r बाहर हो गया, एकदम समझ लो कि ये तीसरा प्लेन ही बन रहा है, r बाहर हो गया। अंदर की बात करते हैं, यहाँ i है, ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होके जुटेगा तो i प्लस लैम्डा 2i होगा ना, अंदर क्या रहेगा i प्लस 2i लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, और प्लस करके अब j को j में जोड़ा जाए, 3j माइनस लैम्डा j होगा कि नहीं, लैम्डा के साथ गुणा होकर तभी जुटेगा। तीसरी बात किया जाए, बीच में प्लस ही रहने दो, माइनस के प्लस लैम्डा के बन गया। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा अदिश की बात कर लेते हैं, इसमें भी लैम्डा का प्रभाव पड़ेगा, लैम्डा 3 प्लस ही रहने दो, -5 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बना है P3 का, एकदम P3 का इक्वेशन तैयार है, हमको तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं बताओ, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये आई थोड़ा सा अलग लिख रहा है, यहाँ भी जे अलग दिख रहा है, कि अलग दिख रहा है, ये अदिश भी अलग दिख रहा है। अलग दिखने का बस एक ही कारण है, ये लैम्डा। अगर ये लैम्डा नहीं होता या फिर लैम्डा की मेरे पास वैल्यू होती, अगर लैम्डा की वैल्यू होती तो जो भी लैम्डा जैसे 1 आया 2 आया 3 आया, इसमें ऐड कर लेते, आई बन जाता है ना, जैसे तो अगर 1 आ जाता 2 1 3 आई, यहाँ भी कुछ जे, यहाँ भी कुछ के, है ना, और यहाँ भी कोई ना कोई अक्षर आ ही जाता अगर लैम्डा का मान होता, तो एकदम सेम टू सेम ये जैसा ये इक्वेशन है वैसा ये इक्वेशन हो जाता, मतलब आंसर आ चुका है ना, बस हमें लैम्डा का मान चाहिए।
क्लियर है? वो लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे? वो लैम्डा का मान बताएगा ये बिंदु जो वहां आपके सामने लिखा हुआ है 2 1 -2, वही तो है आर, है कि नहीं? वही तो है आर बाबू। क्लियर है? जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदन कर रहा है उस बिंदु के बारे में डिफाइन कर दिया, आर की वैल्यू लिख दो, काम हो गया खत्म। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, समतल जो है ये वाला समतल, समतल या फिर P3 लिख सकते हैं ना, प्लेन तीसरा P3 बिंदु 2, अरे सॉरी यहां से लिखा जाए समतल P3 बिंदु, कौन सा बिंदु है? 2 1 -2, 2, 1, -2, अर्थात या फिर लिख सकते हैं इसको अर्थात करके R बराबर है ना, R ही तो है प्रतिच्छेदन बिंदु, क्या हो जाएगा 2i प्लस j -2k, बस i j k के रूप में लिख ले, ये R हो गया मेरा। ठीक है, R बराबर 2i प्लस j -2k से होकर जाता है, होकर जाता है। अतः बाबू इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में R का मान रखने पर, ध्यान से देखना, बस R की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, यहां हो जाएगा 2i प्लस j -2k, डॉट प्रोडक्ट है, रहने देते हैं डॉट प्रोडक्ट, इधर क्या हो जाएगा, दोनों में से i कॉमन कर लो, i कॉमन कर लो, यहां हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा इंटू आई, यहां से j कॉमन कर लो 3 - लैम्डा, 3 सॉरी लैम्डा ही है ना, 3 हाँ लैम्डा है इंटू j। क्लियर? यहाँ पे देखो k के साथ बात कर रहे हैं तो इसमें भी k कॉमन ले लो, प्लस ही रहने दो, अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, -1 + लैम्डा k। क्लियर है? और इधर क्या हो गया प्लस, अच्छा ये तो ऐसे भी 0 हो जाने वाला है, इससे कोई मतलब है नहीं, चलो लिख लेते हैं फिर भी। ठीक है, बराबर 0 हो गया। क्लियर है? i का i में मल्टीप्लाई, j का j में मल्टीप्लाई, k का k में मल्टीप्लाई, जो नहीं है उसका क्या मल्टीप्लाई, वो तो 0 हो ही गया। बात समझ में आई? मतलब हमें करना पड़ेगा i के साथ i का मल्टीप्लाई, j के साथ j का, k के साथ k का। इससे फायदा जानते हो क्या होगा, राइट हैंड साइड में 0 दिया ही है, हमें पूरा का पूरा यहाँ लैम्डा की तरह इक्वेशन दिखेगा, क्योंकि i j k तो गायब, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और लैम्डा का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वही काम करना है। देखो i के साथ i का, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + 2 लैम्डा प्लस यहाँ 1 × 3 - लैम्डा। क्लियर? और यहाँ -2 × -1 + लैम्डा, ये जैसे है वैसे लिख दो, -5 - 3 लैम्डा। ठीक है, बराबर कितना 0, इक्वेशन में देखो बराबर 0 है कि नहीं, इसीलिए राइट हैंड साइड हमको चाहिए, तभी लैम्डा का मान आएगा। यहाँ से हो गया 2 + 4 लैम्डा, यहाँ से हो गया +3 - लैम्डा, यहाँ से हो गया -+2 - लैम्डा, यहाँ हो गया -5 - 3 लैम्डा = 0। लैम्डा लैम्डा लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, 4 - 1 3 बचा, 3 में से एक और घट गया, कितना बचा +2 बचा, +2 में से -3 घट गया, माइनस लैम्डा बचा। ठीक है, इधर देखो 2 3 5, 5 में 5 चला गया। ठीक है, 2 3 5, 5 में 5 चला गया, यहाँ बचा केवल ये वाला 2, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 = 0। ठीक है, यही है ना। 4 कहीं लैम्डा में कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, 4 -2 लैम्डा, हाँ यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस -2 लैम्डा हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, -2 लैम्डा होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं
यहाँ होगा -2 लैम्डा, क्योंकि ये -2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा -2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से आपका लैम्डा का मान कितना आया 1 आ गया ना, -2 उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। लैम्डा का मान आते ही बस उसको समीकरण 1 में रखो, आपका आंसर तैयार है कि नहीं। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, है ना। लैम्डा का मान रखे, यहाँ पे P3 मेरा बन गया क्या, देखो लैम्डा का मान 2 है ना, 2 है ना, 2 नहीं 1 है, 1 है। चलो तब तो और आसान है, जैसे स्टार्टिंग में बोले थे 1 है, 1 हो भी गया, यहाँ हो गया 1, तो i + 2i × 1 3i, r तो बाहर ही रहने दो, r की वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम समीकरण बना रहे हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। i + 2i 3i, यहाँ हो गया 3i, j 1 है, अरे लैम्डा 1 है, 3j में से j घट गया, +2j हो गया, +2j, यहाँ 1 है ना, -k + k 0 हो गया, मतलब k नहीं बचा, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ कितना हो जाएगा -8, उधर जाएगा +8। देखो इक्वेशन तैयार हो गया कि नहीं। क्या ये समतल का समीकरण दिख रहा है 100%। r × n = d, Rn = d, ये तीसरा प्लेन है जो उन दोनों प्लेनों को काट रहा था, है ना, प्रतिच्छेदित कर रहा था। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। बातें क्लियर है बाबू आप सभी को। चलो तो अब इस प्लेन में ये देखो एक और क्वेश्चन है जिसको ये दिखाया गया है कि क्या लिया है अभी। क्वेश्चन लिखा है कि दर्शाइए कि दिस एंड दिस आर समतलीय, एक ही प्लेन के, ठीक है। कैसे दर्शाएंगे ये क्वेश्चन, क्या आपको समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको कहीं किसी ना किसी फॉर्मूले का याद दिला रहा होगा, 100% याद दिला रहा होगा। ये रेखा है, समतल नहीं है, ये क्या है बाबू, एक रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा का याद दिला रहा है। अब अगर किसी को याद आ रहा हो तो मतलब समझ लो कि आप लोग कल का लेक्चर ध्यान से देखे हो और उस पर क्वेश्चन भी बनाए हो, ठीक है। ये 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है। अब बताओ याद आया। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। क्लियर है ना, वही वाला इक्वेशन है, ठीक है। चलो तो हमें इसको समतलीय बनाना है, एक ही समतल में होंगे। 2 रेखा अगर एक ही समतल में होते हैं, ठीक है, जैसे कि याद करो संरेखीय वाला, जब 3 असंरेखीय समतल हो तो उसको कैसे सॉल्व किए थे, बस उसी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना है। हाँ, सबसे पहली बात कि इसको रिलेट करना पड़ेगा हमारे इक्वेशन से। देखो रेखाएं दी हुई है, पहली रेखा की बात करते हैं, क्या दिया है भाई, पहली रेखा दी है मेरे पास x + 3/-3 इज इक्वल टू y - 1/1 इज इक्वल टू z - 5/5, ठीक है। इसे जरा ध्यान दो, आप लोग को जैसा कि अभी बताएं कि इस जैसे ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है ना, कार्तीय समीकरण। वो क्या होता है, x - x1/a, ठीक है, y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। क्लियर। इसको और इसको जब रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे x1 बराबर क्या है कि नहीं। x1 बराबर क्या है, x - x1 होता है, यहाँ x + 3 है, 100% ये माइनस में होगा तभी माइनस प्लस किया होगा।
तो x1 मेरे पास -3 है, y1 कितना है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो +1 है, z1 कितना है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो +5 है। ठीक है, ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी की बात करते हैं। तो अगर दो रेखाएं हैं तो दो दो लिख लो, A1 B1 C1 है ना अनुपात। A1 कितना है मेरे पास -3 क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, B1 कितना है 1 और B3 5। ठीक है, ऐसा ही दूसरी रेखा भी है, दूसरी रेखा सेकंड रेखा, उसको रिलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। x2 कितना है बताओ, x2 प्लस है ना तो -1 है, y2 कितना है बाबू, माइनस में है 2 है, z2 कितना है माइनस में है 5 है। अच्छा फिर a2 की बात किया जाए -1 है, b2 2 है और b3 5 है। यदि ये दोनों रेखाएं समतलीय होंगी, यदि यह एक समतलीय होंगे, एक समतलीय होंगे, तब ध्यान देना समतलीय होने ना होने, संरेखीय होने ना होने को चेक करने का एक ही फॉर्मूला हम बताएं आप लोग को, संरेखीय विधि है ना, जिसमें आपको सारणिक बनाना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे कि एक सदिश समीकरण था, संरेखीय विधि का सदिश समीकरण था, और एक उसी का कार्तीय समीकरण, क्योंकि ये कार्तीय रूप में दिया है तो हम कार्तीय समीकरण का ही यूज करेंगे, है ना, कार्टेशियन फॉर्म का ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, यहां पर ध्यान दें, ये होता है मेरा x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 और z माइनस z1, याद है आप सभी को। अच्छा यहाँ पर क्या होता था, x2 माइनस x1 है ना, यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ z2 माइनस z1, जो कि यहाँ करके दे दिया है। देखो a1 b1 c1 है क्या, x2 माइनस x1 ही तो है, अनुपात ही है, मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2। आपको बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं, है ना, क्वेश्चन आपको दिख चुका है, क्या करना है, सारे वैल्यू मेरे पास है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई। ये x2 माइनस x1 ही है बाबू, बार बार बता रहे हैं, ये भी x3 माइनस x1 ही है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस x1 कितना है मेरे पास, हमें x1 की जरूरत है, सॉरी ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है, ये z2 माइनस z1 है। क्लियर है, तो क्योंकि सारे वैल्यू हमको रखने हैं, x2 है -1 और यहाँ हो जाएगा x1 -3। ठीक है, अगला देखो y2 माइनस y1 2 -1, तीसरा है z2 माइनस z1, z1 कितना है 5 माइनस 5। चलो a1 की बात करते हैं, a1 है मेरे पास -3, b1 है 1 और c1 है 5, a2 -1, b2 2 और c2 है ना, ये c2 कितना है 5। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक तरह से ये सारणिक बन गया, और सारणिक को सॉल्व करना आप सभी को पता है कैसे होता है, -4 -3 -1 1 1 2 और यहाँ हो जाएगा 0 5 5। ठीक है, इसका बस क्या करना है आप सभी को, प्रसार करना है, प्रसार करके सॉल्व करना है। कई तरीके से प्रसार कर सकते हो, सारणी की हम क्वालिटी ही बताएं बाबू कि प्रसार उसी का करना जिसमें एक पंक्ति एक स्तंभ के एक अवयव को छोड़कर शेष सभी 0 हो। ठीक हो, उसी का प्रसार करना। आप यहाँ पे देखो पहला तो 0 हो गया, ये दोनों 5 5 दिख रहे हैं, अगर सारणी का यूज करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, 0 हो गए। ये क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। या फिर 5 कॉमन ले लो, 1 1 हो गया, 0 1 1 तो भी ये 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 0। क्लियर है, तो अगर किसी भी समतलीय होने का यही कंडीशन है कि उसका सारणी का मान 0 आना चाहिए, वो समतलीय होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये सारे बाबू आपके हो गए समतल के क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना है ना, कैसे भी करोगे, प्रसार करोगे, चाहे कुछ भी करोगे 0 आएगा। ठीक है, चलो तो अब हमारा समतल का इक्वेशन खत्म हो गया।
देखो समय लगा, इसीलिए हम कल बोले थे कि समतल को अलग से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे ताकि आप सभी को समझ में आए। उम्मीद करते हैं आप सभी को समतल का इक्वेशन समझ में आए, जो भी 5-6 फॉर्मूले थे उनका यूजेस भी समझ में आए। ज़्यादातर तो यूज नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताया गया है। और जो क्वेश्चन आने वाला होगा, थोड़ा सा आप लोग क्या करना कि किताब से, एनसीईआरटी की किताब से 3D के क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। जो थोड़े थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे उसको बताए हैं, 3D के क्वेश्चन अभी बैठ के लगाना, है ना। 100% आप सभी को सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये 3D भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।